अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? यूपीएससी आपको हर चीज के बारे में बताता है। उसके शब्द हैं कि हम आपसे क्या चाहते हैं, कि आप पढ़ाई कैसे करें, आप अपने उत्तर कैसे लिखें, आप अपने आप को किस तरीके का बनाएं। यूपीएससी ये सारी बातें बता चुका है। मैं अभी उसको डिस्प्ले कर रहा हूं, देखिए। और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने कोचिंग क्लासेस अटेंड की होंगी तो, या यहाँ तक कि अगर दूसरों की ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी तो, क्या आपको ये बताया गया था? और मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में, अपने ऑनलाइन कोर्स में 50 घंटे तो सिर्फ इसके बारे में दिए हैं कि आपको सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करनी कैसे चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, अखबार कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़ कैसे सुनना चाहिए। केवल इसी पर दिए 50 घंटे, हाउ टू प्रिपेयर। यूपीएससी के वर्ड्स देखिए, कितने खूबसूरत शब्द हैं। पर्पस, उद्देश्य क्या है? जो हम देखिए, प्री का तो कोई मतलब नहीं है। प्री तो एक एंट्री गेट जैसा है। प्री के बारे में वो कुछ नहीं कहता है ना। मेंस के बारे में कह रहा है यूपीएससी की पर्पस क्या है हमारा। पर्पस समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जैसे कल्पना कीजिए कि आपको एक मेड सर्वेंट की जरूरत है, आपकी मम्मी को, और आपने उसके लिए एडवर्टीजमेंट दिया, और एक मेड सर्वेंट आ गई जो मस्त अपना जीन्स पहने हुए है, और ऊपर जो भी आप लोगों के होते हैं जो मॉडर्न ड्रेस वो पहने हुए है, बगल में बैग टांगे हुए है, चश्मा लगाए हुए हो, आधी अंग्रेजी बोलती आधी हिंदी बोलती है, और आकर करते यस मैम, मैं मेड सर्वेंट हूँ, आपने वो दिया था, क्या काम है? तो बोले कि बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना है। बोले हाँ ठीक है, कर लूंगी। आप सिलेक्ट करेंगे? आपकी मम्मी सिलेक्ट करेगी? क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे? वो तो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। क्योंकि वो आपके पर्पस को फुलफिल नहीं कर रही है। आपको नहीं लगता है कि इतनी मॉडर्न, इतनी पढ़ी लिखी लेडी झाड़ू और पोछा और बर्तन का काम कर लेगी? तो उनका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है ना। तो हर चीज का एक पर्पस होता है ना। तो क्या पर्पस है? एसेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। इस जो परीक्षा है, इस परीक्षा का उद्देश्य हमारा है कि आप में जो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसका हम परीक्षण कर सकें, नॉलेज का नहीं। याद रखिए, नॉलेज का नहीं, इंटेलेक्ट का। आइंस्टीन ने एक बात, बहुत खूबसूरत बात कही थी। आइंस्टीन ने कहा था कि जो भी पढ़ाई आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, करते हैं, उन सब को भूल जाने के बाद जो कुछ बचता है वह ज्ञान है। भूल जाने के बाद जो कुछ बचता है वह ज्ञान है, वह इंटेलेक्ट है। दूध को खूब खौलाने के बाद, सूख जाने के बाद उसके जो कुछ बचता है वो खोया है। खोया है, क्या बोलते हैं आप लोग? आपने पढ़ा खूब, रटा खूब, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कितनी आई? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपके अंदर समझदारी कितनी विकसित हुई है, हम उसको चेक करना चाहते हैं। और उसी हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं कि वो इसको चेक कर सकें। आप रटने में लगे रहते हैं, लिख करके आ जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इसका जो सिलेबस होता है वो क्लियर नहीं होता। सिलेबस क्लियर नहीं होता, ऐसा थोड़ी कि एक एक पॉइंट ग्रेजुएशन की तरह, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह सिलेबस रहता है। मैं दिखाऊंगा भी, आप सिलेबस समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा ये होता है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे कि आप रट लीजिए। और परीक्षा में तो मिल जाते हैं ना, ग्रेजुएशन वगैरह में 20 क्वेश्चन सीरीज आ रहा है, रट लीजिए, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आपको जो आंसर है वो अपने दिमाग में ही परीक्षा हॉल में बनाने पड़ते हैं। तो दिमाग में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसके आंसर तैयार कर सकें। तीसरा जो चैलेंज है वो ये है कि इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते,
टॉपिक रिपीट होते हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। इसके बारे में फिर से मैं आइंस्टीन का एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। ये सही किस्सा है। आइंस्टीन का नाम तो सुना है ना, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। तो फिजिक्स का पेपर उन्होंने बनाया और स्टूडेंट को दे दिया गया। थोड़ी ही देर में वहां हल्ला मच गया कि ये तो पिछले साल का पेपर है, आइंस्टीन ने पिछले साल का पेपर दे दिया। डिपार्टमेंट में एकदम खलबली मच गई। बोले कि आइंस्टीन तो सच में पागल हो गया है। पागल टाइप के थे ही वो, झकलेट टाइप के थे, कुछ भी पहन के चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दो एक बड़े मजेदार किस्से हैं। एक बार वो अलग अलग तरह के मोजे पहन के चले गए, एक लाल एक पीला मोजा पहन करके चले गए। उनके किसी कलीग ने देखा होगा, बोले आइंस्टीन साहब ये आप गलत मोजा पहन करके चले आए। बोले कैसे? बोले देखिए एक लाल है एक पीला। बोले नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह का एक जोड़ी मोजा मेरे घर पर भी है, गलत कैसे है ये हालत था उनका। एक बार वो बस ट्रेन में कहीं सफर कर रहे थे तो टीटी पहुंचा। बोले कि सर आपको कहाँ जाना है? तो अपना पॉकेट वाकेट देखने लगे कि बोले सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कहाँ जाना है। तो टटोल रहे ये। बोले सर आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? बोले भैया मैं सुन रहा हूं, मैं अपनी टिकट ढूंढ रहा हूं कि मैं देख के बता सकूं कि मुझे कहां जाना है। इस तरह के आदमी थे आइंस्टीन। तो बोले कि ये भुलक्कड़ है, पिछले साल का पेपर इसने उठा करके इस साल भी दे दिया है। जो डीन थे उन्होंने बुलाया कि बोले कि आइंस्टीन तुमने गड़बड़ कर दिया है कि ये पिछले साल का पेपर इस बार दोहरा दिया। बोले नहीं सर, हाँ मैंने दोहराया है। बोले कि हाँ पेपर मैंने दोहराया है। ये लोग और परेशान हो गए। बोले कि तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, इसको मालूम भी है कि मैंने दोहराया है, मतलब ये तो जानबूझ करके पगलापन कर रहा है, मतलब कोई भ्रम से या गलती से नहीं हुआ। तो ये लोग और परेशान हो गए। तो उन्होंने पूछा कि भैया आइंस्टीन तुमने ऐसा कर क्यों दिया यार, पिछले साल का पेपर रिपीट कर दिया। तो आइंस्टीन ने जवाब दिया कि सर क्वेश्चंस आर सेम बट आंसर हैव चेंज्ड। प्रश्न वही हैं लेकिन उनके उत्तर वही नहीं रह गए हैं, उनके उत्तर बदल गए हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी आपको लगेगा कि तो पिछले साल वाला ही प्रश्न है, लेकिन अब उसका उत्तर किसकी वजह से बदल चुका? करंट अफेयर्स की वजह से। करंट अफेयर्स इसकी अगली सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। करंट अफेयर्स का मतलब है अपने को लगातार अपडेट करते रहना, लगातार अपडेट करते रहना क्या हो रहा है। और दोस्तों उसके बारे में मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ, गारंटी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक तौर पर यह बात कह सकता हूं कि डेली ऑडियो लेक्चर इसके मामले में यूनिक है। और हम लोग जो अपने ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको हर महीने करंट अफेयर्स पर बेस्ड 1 घंटे का अलग से 1 घंटे 10 मिनट का अलग से कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें महीने भर की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण जैसा होता है। और आप पिछले साल के भी जो करंट अफेयर्स के जो हमने प्रोवाइड किए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तो आ गए हैं ना, आप मिला करके देख लीजिए, अगर उन्हीं से प्रश्न नहीं पूछे गए हों तो करंट अफेयर्स उसका अगला सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इन सबको मिला करके ये बनता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। ये है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, है ना। यहाँ नॉलेज नहीं है, यहाँ इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि आप कितना इंफॉर्मेशन गैदर करें, हमारा ये पर्पस है। नो, हम गन्ने का ढेर नहीं चाहते, हम उसका रस चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स, और जो उसने पढ़ाई की है उसमें कितने डेप्थ पर है वो, हम ये जानना चाहते हैं। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सतही नहीं, वो कितनी गहराई से उस चीज को जानता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार के द्वारा इतने प्रयास करने के बावजूद उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है और आप इसके लिए क्या उपाय सुझाएंगे? खत्म।
ये कठिन प्रश्न है, सुनने में तो एकदम सरल सा लगता है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना तो मुश्किल है कि नानी हमारी एक ही होती है, नहीं तो कई कई नानियां याद आ जाएंगी कि इसका लिखें कैसे। लेकिन जिनके पास डेप्थ होगी वो सरकारी प्रयासों को सीधे सीधे सामाजिक स्थिति से जोड़ देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये ह्यूमन बीइंग के इस खोपड़ी की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको प्रॉब्लम पता लग गई तो आप उपाय सुझा देंगे कि आपको सोसाइटी में सुधार करना होगा, कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको ह्यूमन माइंड के साइकी को बदलना पड़ेगा। ये जो पितृ सत्तात्मक जो खोपड़ी है इसको करेक्ट करना पड़ेगा। उपाय सुझा दीजिए, सिंपल सा, हो गया उत्तर। 100 शब्द में तो लिखना है, कुछ ज्यादा थोड़ी लिखना है। लेकिन ये सूझेगा कहां से? डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। सीधे सीधे देखिए लिख रहा है, रादर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। हम डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ चाहते हैं, और साफ ये कह रहा है कि हम क्या नहीं चाहते। साफ कह रहा है कि हम नहीं चाहते रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन कितना ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन है, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम नहीं चाहते हैं, और आप उसी में लगे रहते हैं। ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये रटो, वो रटो। एंड मेमोरी, हमको आपकी मेमोरी से भी जरूरत नहीं है। गूगल से ज्यादा मेमोरी होगी क्या आपकी? मेमोरी से भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कोई संबंध मेमोरी से होता ही नहीं है। आप बताइए कि आप जिस चीज को समझ लेते हैं उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है आपको? वो तो आपका हिस्सा बन गई है ना। आपने अपने माता पिता का नाम कितनी बार रटा होगा, लेकिन याद है, बिना रटे याद है ना, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप की। अब इतना साफ तो कह रहा है, और ये यूपीएससी के वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। आप अब मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अभी कोचिंग क्लास जाते हैं? संकोच मत कीजिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं कि आप लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, बस केवल एक, इधर है 2 3 4 लोग जाते हैं। कहां कहां जाते हैं नाम बताइएगा जरा, उसमें से कोई फेमस भी होगा मेरी समझ से। दृष्टि में कितने दिन हुए जाते हुए हैं? इसके बारे में आपको बताया गया? इससे शुरू होनी चाहिए, इससे शुरुआत होनी चाहिए। और जो लोग जाते हैं वहां किसी ने बताया है? बैठिए। लोग क्यों नहीं बताते? बताना चाहिए ना, तो यूपीएससी कह रही है, यहां से तो शुरुआत होनी चाहिए कि देखो भैया यूपीएससी ये चाह रही है, तुमको इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आगे देखिए क्या है। स्टैंडर्ड बता रहा है कि द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडीज पेपर विल बी सच दैट ए वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। अब देखिए क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड है वो ए वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम। यहां वेल एजुकेटेड दिया हुआ, एजुकेटेड नहीं, वेल एजुकेटेड, जिसने अच्छे से पढ़ाई की हो, वेल एजुकेटेड, विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड ऑफ द सब्जेक्ट। आपको मैंने बताया ना कि एम टेक वालों को का तो परसेंटेज हाई होना चाहिए था, क्योंकि तो उनको तो इंजीनियरिंग का नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, पीएचडी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे भी जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आप जानते हैं कि उनको विशेषज्ञ नहीं कहा जाता, ये आपके सिलेबस में है। वो सामान्यज्ञ होते हैं, वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा जानता है, किसी भी चीज को विशेष रूप से नहीं जानता। और जो विशेषज्ञ होता है वो किसी एक ही चीज को जानता है विशेष रूप से। तो आपको तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को जानना है। इसीलिए आपके सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट का पूरा बॉक्स बना रखा है, पूरी की पूरी टोकरी बना रखी है कि ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना है।
और आप स्पेशलाइज्ड करने में तुले रहते हैं। अगर आप एक टॉपिक पर 3-4 किताब पढ़ रहे हैं तो मैं क्या समझूं? स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और वो साफ कह रहा है कि नहीं, जिसका बिना किसी स्पेशल स्टडी के एक वेल एजुकेटेड पर्सन जिसने अपनी पढ़ाई ठीक ठाक की है वो उसका आंसर दे सके, हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। यूपीएससी कह रही है। मैं जब कोचिंग के लिए गया था, मैं भी गया था, हमारे समय में तो बहुत कम होती थी, दिल्ली गया मैं, तो 3 दिन तक जो प्रोफेसर महोदय थे वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाते रहे 3 दिन तक। मैंने कहा जो लेक्चर 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन, 3 दिन तक हम वही सुन रहे हैं और नया एक लाइन नहीं मिला है। तो मेरा मतलब ये क्या हो रहा है? टाइम किलिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? मैं छोड़ छाड़ करके चला आया, बहुत गिड़गिड़ाया कि भैया मेरी फीस वापस कर दो। बोले नहीं, फीस तो वापस नहीं होगी, आप वापस चले जाओ, फीस वापस नहीं होगी, क्या करते हो? तो मैंने कहा कि भैया मेरा समय तो खराब, मेरे मतलब पैसे तो खराब हो ही गए, तो अब मैं अपना समय भी क्यों खराब करूं? लौट आया। सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाना आसान काम नहीं है कि वो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट डेवलप कर दे, डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पर ले जाए। वो तो स्पेशलाइजेशन में लगे रहते हैं। आप कल्पना करके देखिए, और आप लोगों को इन पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनको मैं कहता हूं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन। ज्योग्राफी तो इतनी पढ़ी होगी आप लोगों ने। सदाबहार वन किसको कहते हैं? एक ऐसा वन जो हमेशा हरा भरा रहता है ना? तो हरा भरा रहता है, इसका मतलब है कि उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां कभी भी नहीं सूखती, कभी भी नहीं झड़ती, इसलिए तो हरे भरे हैं, है ना? जबकि सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि उसमें हर प्रजाति के पेड़ होते हैं, तो और हर पेड़ पत्ते गिराता है। तो उसका टेक्निकल, उसका जो मैकेनिज्म है वो केवल ये है कि कुछ पेड़ जब पत्ते गिरा रहे होते हैं तो उसी समय कुछ पेड़ों के पत्ते हरे रहते हैं, तो गिरे हुए सूखे हुए पेड़ हमें नहीं दिखाई देते, वो हरे पेड़ दिखाई देते हैं। तो दूर से देखने पर लगता है जैसे कि पूरे पेड़ों में हरियाली छाई हुई है। ये जो आपकी कोचिंग क्लासेज हैं इसी तरह के। आप किसी कोचिंग क्लास में चले जाइए, तो अगर 500 सीट है तो आपको 500 सीट भरी मिलेगी, तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है ना कि भाई यार अटेंडेंस 100% अटेंडेंस है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि आप अभी तक जो भी पढ़ाई आपने की हो, कॉलेज में की होगी, कॉलेज की एक डेट होती है कि इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे और पढ़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है ना कि ऐसा है कि कॉलेज में कभी भी आ जाओ और एडमिशन ले लो और क्लास में बैठना शुरू कर दो। किया क्या आपने कभी भी ऐसा? और कोचिंग क्लासेस का क्या रवैया है? कभी भी आओ और बैठ जाओ, और पता लगा कि उसमें हिस्ट्री का एंशिएंट पोर्शन खत्म हो गया, मेडिवल भी खत्म हो गया और मॉडर्न शुरू हो गया है, तो आप मॉडर्न से पढ़िए। और पता लगा कि आपको एंशिएंट और मेडिवल का पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि एक फिल्म में कभी भी जाइए और बैठ जाइए और फिल्म देखना शुरू कर दीजिए। इंटरवल के बाद आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म समझ में आएगी आपको। आपको एंशिएंट का पता नहीं है, मेडिवल का पता नहीं है, और आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया आपने। और एक ही सब्जेक्ट के साथ नहीं हो रहे हैं, उनके तो प्रोफेसर जो भी पढ़ाने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं। आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल मालूम है, ना फंडामेंटल राइट्स मालूम है, ना संविधान का चरित्र मालूम है, ना संविधान की आत्मा मालूम है, और पता लगा कि आप सीधे राष्ट्रपति का आपातकाल पढ़ रहे हैं। यहां से आप शुरू कर रहे हैं। वाह, क्या मजेदार बात है। तो जो थोड़े से भी समझदार किस्म के लड़के होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो क्लास छोड़ के चले जाते हैं और उनकी खाली की हुई जगह को भरने के लिए ये जो नए नए जो रोज शामिल हो जाते हैं उनकी जगह को भर देते हैं। तो ये मामला चलता रहता है और क्लास भरी भरी दिखती रहती है। दिस इज नॉट द वे ऑफ टीचिंग एंड नॉट द वे ऑफ स्टडिंग। न तो ये पढ़ाने का सही तरीका है और न ही पढ़ने का सही तरीका है। किसी भी विषय को आप बीच से कैसे पढ़ सकते हैं भाई?
अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो पॉसिबल है क्या समझना उसको? बताइए, कहानी अगर आप 20 से पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आएगी, लेकिन वहां आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये खेल क्या चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में मैं देखता हूं, मतलब मैं ऑनलाइन क्लासेस जो दावा कर रहे थे कि वो सीधे झोपड़ी से उठा करके डीएम की कार में बैठा देंगे, मैंने उनको बाकायदे सब्सक्राइब किया कि जरा मैं भी सीखूं भाई कि कैसे झोपड़ी से कार में बैठा जाए। मैं भी कुछ लोगों को बैठा दूंगा। डीएम की कार में नहीं बैठाऊंगा तो चलो कम से कम झोपड़ी वाले को तो अगर स्कूटी में भी बैठा दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं वही कोशिश कर लूं। मैं देख के दंग रह गया कि बाप रे, कैसे कहां कहां से सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। आज कोई सब्जेक्ट पढ़ाने आया है, वो छोड़ करके चला गया अपने नखरे दिखा करके। अब वो दूसरा पढ़ाने वाला आ गया, इसको पता ही नहीं है कि पहले वाले ने क्या पढ़ाया है, वो फिर उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। और आप लोग हैं कि पढ़ रहे हैं, आप लोग हैं कि पढ़ रहे हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं। चलिए आवाज मत उठाइए, विरोध मत कीजिए, लेकिन कम से कम प्रश्न तो पूछिए कि भैया ये किस किस्म का सदाबहार वन बना रखा है। नहीं तो सीधी सी बात होती है कि आपको सब्जेक्ट की शुरुआत करनी चाहिए ज्योग्राफी से। मैंने आपसे कहा था कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे तरीके से समझ ली, पढ़ ली, तो आप ये समझिए कि आपके हाथ में मास्टर चाबी आ गई। और मैं आपको अभी पढ़ करके समझा करके बता सकता हूं, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं वो सब कर सकूं आप लोगों के साथ। एक बार अगर आप ज्योग्राफी को समझ लेते हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट बहुत आसान, ये नहीं कि पूरी तरह से समझ में आएगा, लेकिन दिमाग खुल जाएगा। वहां से अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। नहीं तो आप रटते रहिए और चाहे जो हो जाएगा, आप सिविल सर्विस तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसमें आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जो 5-5, 7-7, 8-8 साल से जो लगे रहते हैं, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसका कारण यही रहता है कि उन्होंने यूपीएससी क्या चाहती है पढ़ा ही नहीं है, जानते ही नहीं है। आगे देखिए कि क्या है नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन विल बी सच एज, उन्हीं के शब्द हैं, मैंने उसको डिवाइड कर दिया ऐसे आपकी समझदारी के लिए, उसको सब हेडिंग में डिवाइड कर दिया है। या आप ये कह लीजिए कि मैंने यूपीएससी के उस स्टेटमेंट को नोट्स में तब्दील कर दिया। नोट्स में बनाने का यही तरीका होता है कि आप उसको याद कर सके, सब हेडिंग डाल करके, पॉइंट डाल करके। क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट ए कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑन ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट विच विल हैव रिलेवेंस फॉर ए कैरियर इन सिविल सर्विसेज। मतलब जो टेस्ट लिया जा रहा है, आपका एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, उसका पर्पज यही है कि आप में एक अवेयरनेस पैदा हो सके, अवेयरनेस, जागरूकता पैदा हो सके। रटंत नहीं, शब्दों पे जाइए। अवेयरनेस, उठो जागो। उठना अवेयरनेस नहीं है, जागना अवेयरनेस है। जो स्टॉक में मेरी शूटिंग चल रही थी, उसमें किरोड़ीमल कॉलेज के स्टूडेंट बुलाए गए थे। कुछ लोगों को बुला लेते, 30-35 स्टूडेंट थे। तो मैंने उन स्टूडेंट से पूछा कि किरोड़ीमल कौन थे जानते हो, और आईएएस की तैयारी करने वाले थे। नहीं। मैं कहा तुम्हारे कॉलेज से पढ़े हुए जो 3 बहुत फेमस नेम हैं हमारे देश के, उनके नाम मालूम है? केवल एक ने नाम बताया बस, और वो भी एक नाम, अमिताभ बच्चन। किसी को नाम नहीं मालूम, किसी को किरोड़ीमल नहीं मालूम, क्या नाम पड़ा। दिस इज कॉल्ड लेक ऑफ अवेयरनेस। मतलब आप जहां भी हैं, आप अवेयर होंगे तो वहां के बारे में पूछेंगे, पता करेंगे। ये कोई पढ़ने की और रटने की चीज नहीं है, ये अवेयरनेस है कि आप अपनी चीजों के बारे में अवेयर कितने हैं। और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें केवल आपकी अवेयरनेस ही चेक की जाएगी। मैं चश्मा लगाता हूं, कितने नंबर का है, ये नंबर क्या करता है, अवेयरनेस। मैं तो अपनी अंगूठी उतार करके गया था, उस समय मैं अंगूठी पहनता था, अच्छा लगता था ना हाथ में। और पढ़ाते थे, उस समय बोर्ड में पढ़ाते थे, तो लगता था कि यार ऐसे लिखेंगे तो अंगूठी दिखेगी स्टूडेंट को, अच्छा लगता था। शादी नहीं हुई थी तो लगता था लड़कियां देखेंगी तो थोड़ा सा इम्प्रेस भी होंगी। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई, कोई इम्प्रेस नहीं हुई। पता नहीं किन चीजों से इम्प्रेस्ड होती, पता नहीं भाई, हमको तो नहीं पता, आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो उतार करके क्या किया, इस अंगूठी पर पूछने लगेंगे भैया वो तो कि क्या है, किस तरह के डायमंड है। मैं कोई ज्योतिष शास्त्री तो हूं नहीं। वो अवेयरनेस की डिमांड करते हैं आपकी। अवेयरनेस, आप अवेयर कितने हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके बारे में अवेयर कितने हैं।
और सब्जेक्ट से जब आप करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं तब वो सही मायने में अवेयरनेस कंप्लीट होती है। और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, वैरायटी अलग अलग विषयों पर। अब यहां जो वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट कह दिया ये फिर से चैलेंज हो गया। मतलब आपके जो सिलेबस में दिया है वो तो है ही है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी वो चीजें जो आपके सिविल सर्विस के कैरियर में रेलिवेंस है। जब आप नौकरी करेंगे उसमें वो काम आने वाली चीज है, वो भले ही वो आपके सिलेबस में है या नहीं है, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद दिया कि टू टेस्ट, और क्या टेस्ट करेंगे? क्वेश्चन आर लाइकली टू टेस्ट कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेवेंट इश्यूज एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड टू टेक ए व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट सोशियो इकोनॉमिक गोल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। अब वो क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो रेलिवेंट इश्यूज हैं, जो आज की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, हर जगह आप देखिए अंडरस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। नॉलेज का कहीं प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हर जगह अंडरस्टैंडिंग। जो जितने भी करंट इश्यूज हैं, जो रेलिवेंट इश्यूज हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, और जो इश्यूज हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एबिलिटी टू एनालाइज, आपको एनालाइज करना है, वो बने बनाए उत्तर नहीं मिलेंगे जब वहां पूछा जाएगा तो। और इसके बाद है टू टेक ए व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट सोशियो इकोनॉमिक गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड डिमांड्स, और आप उसके बारे में अपना जो व्यू है, अपना जो दृष्टिकोण है वो बताइए, इस्टेब्लिश कीजिए, आप अपनी तरफ से सोचिए। और ऐसे इश्यूज को जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में विरोधी हैं, जैसे कोई सवर्ण वाला है तो पता लगा वो आरक्षण का विरोध करेगा, जो आरक्षण वाला है वो पता लगा कि क्या कहते हैं वो सवर्ण का विरोध करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस तरह के जो विरोधी इश्यूज हैं, उन विरोधी इश्यूज पर आप कैसे अपना व्यू स्टैब्लिश करेंगे? क्योंकि आपको तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाकर के यही तो करना है। वो कह रहा है जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अब इन जिंदाबाद मुर्दाबाद के बीच में आप सुलह कैसे कराएंगे? कि नहीं तो भैया दंगे हो जाएंगे, अब इनको बचाओ किसी तरह से। ये सारी चीजें आपके सिविल सर्विस से रिलेटेड हैं, काम में आएंगी, अभी समझ में ये बातें नहीं आती। लेकिन जब हम नौकरी में जाते हैं, जब आप मसूरी में जाएंगे तो वहां भी समझ में नहीं आएगी बातें, लगेगा यार ये वहां तो हम सब परीक्षा में दे करके पढ़ करके आए, यहाँ फिर से वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, क्या मतलब है? लेकिन जब आप नौकरी करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगी ये बातें। जैसे बहुत से, जैसे अभी आप जवान हैं ना, तो माता पिता और बड़े बूढ़ों की बातें नहीं समझे, सब फालतू बातें करते हैं। जब आप खुद थोड़े से बूढ़े हो जाएंगे तब लगेगा कि नहीं यार वो सच में कितनी अच्छी बातें करते थे, कितनी सही बातें करते थे। यही इसके साथ होता है। जब नौकरी में आएंगे तो लगता था कि सच में जो ट्रेनिंग होती थी, जो हमने एग्जाम दिए हैं, उन्हीं के दम पर तो आज हम नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो हमारे अंदर वो कैपेसिटी पैदा ही नहीं होती, आती ही नहीं कि हम इन समस्याओं का निराकरण कर लेते। लेवल ऑफ आंसर, आपका आंसर कैसे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसका स्तर क्या होना चाहिए? रेलिवेंट, प्रासंगिक हो, मतलब व्यावहारिक हो। बता दिया कि महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय बताइए, या मणिपुर में जो समस्या हो रही है, या पीओके को कैसे किया जाए, तो आप कह दीजिए कि भैया सारे 10 बटालियन भेज दो, वहाँ सेना भेज दो, ये मणिपुरी जितने भी दंगाई हैं उन सबको भून दे, या नक्सलाइट में क्या उतार दो हेलीकॉप्टर से, साले को सब जगह कमांडो उतार दो, सबको गोलियों से भून दो, मामला सुलझ जाएगा, है ना? लेकिन क्या ये सही है? व्यावहारिक होना चाहिए वो, क्योंकि जो नक्सलाइट भी हैं, याद रखिए, वो आतंकवादी नहीं है। जो नक्सलाइट हैं वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। वो जो नक्सलाइट हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं और बस आपकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में जो नीतियों का विरोध करेगा वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तब तो विपक्षी पार्टी के सारे मोदी जी के दुश्मन हैं, उनको भी भून दो, है ना? रेलिवेंट होने चाहिए, व्यावहारिक होने चाहिए, जिसे काम, जिसको उपाय में लाया जा सके, व्यवहार में लाया जा सके, मीनिंगफुल, उपयोगी हो, है ना? काम में आने वाला, उपयोगी हो वो। और इसके बाद दिया हुआ है सक्सिंक्ट, यानी कि जो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो।
सब तो बता दिया कि कैसे उत्तर लिखोगे, कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे। अब क्या रह गया इसमें? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसके बारे में इसलिए नहीं बताता है क्योंकि अगर आप इस रहस्य को जान गए, इस कड़वे सत्य को जान गए, और अगर आप थोड़े भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे तो बनना ही बनना है आईएएस, तब कुछ दिनों के लेक्चर सुनने के बाद आप आवाज बुलंद करना शुरू कर देंगे कि सर हमको इस लेवल पर पढ़ाइए, हमको आकर के आप यहाँ किताब के लिखे हुए को ऑडियो फॉर्म में मत दोहरा दीजिए कि ये विशेषताएं होती हैं, ये गुण होते हैं, ये दोष होते हैं, ये लक्षण होते हैं। ये तो हम भी किताब में पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे। आप तो हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप कीजिए, और वो उनकी खुद ही नहीं है तो आपको क्या देंगे? भैया जब मेरे पॉकेट में चने के दाने हैं तो मैं पॉकेट से निकाल के आपको चने के दाने ही दे सकूंगा ना, काजू तो नहीं दे सकूंगा। तो जब मेरी खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं आपको कहां से अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ले आऊं? उनके पास है नहीं। तो 1857 का विद्रोह हो जाएगा फिर तो। मैं सच बताऊं, बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों के सामने ये मैं कह रहा हूं कि जब मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे मन में मेरे गहरे रूप में एक बात बहुत साफ थी, और मैं ये बात अपनी पत्नी से भी कहता था और अपने बेटे से भी कहता था कि मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है ये कितना सफल होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र के इस नियम को बहुत गहरे रूप में जानता हूं और विश्वास भी करता हूं कि जो खोटा सिक्का होता है वो अच्छे सिक्के को मार्केट से बाहर कर देता है। तो आगे दूसरे लोग क्या क्या लेकर के आएंगे, मार्केट में क्या स्थिति होगी, वो एक अर्थशास्त्र का दूसरा भाग है। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है और रहेगा, और बहुत गहरे रूप में रहेगा, कि अगर ये लेक्चर थोड़े से भी पॉपुलर हो सके, या तो मेरे जीवित रहते या मेरे मृत्यु के बाद भी, तो इसका बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पड़ेगा। पढ़ाने वाले ये जान सकेंगे कि पढ़ाना कैसे चाहिए, और पढ़ने वाले ये जान सकेंगे कि पढ़ना कैसे चाहिए। और सच पूछे तो इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के पीछे जो सबसे बड़ी ऊर्जा काम करती रही है, वो मेरा यही उद्देश्य कि हो सकता है कि आर्थिक रूप से ये उतना सफल न हो सके, हो सकता है कि बहुत सफल भी हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, चीज़ कम से कम जीवित रहेगी, और वो पता नहीं कब आगे किसी के ध्यान में आ जाए और काम करने लगे, आई डोंट नो। ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक सीमा होती है ना। एजुकेशन में जो परिवर्तन लाना है ये एक नीति का हिस्सा होता है, और नीति के लिए जो स्वीकृति होती है वो गवर्नमेंट की होती है, यानी कि पॉलिटिशियंस की होती है ना। आपको लगता होगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कोई भी बदलाव ला सकते हैं, नहीं, कुछ सीमा तक वो कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस भी बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ सिटीजन्स की होती है, दूसरा कोई भी बदलाव नहीं ला सकता। पॉलिटिशियन क्यों बदलाव लाना चाहेगा, वो तो राज्य कर रहा है। किसी पूरे के पूरे इतिहास में, दुनिया में अगर कोई परिवर्तन आया है तो केवल सिटीजन्स के मांग पर आया है। फ्रांस की क्रांति ने आने वाली दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और फ्रांस की क्रांति किसने की थी? लोगों ने की थी कि नहीं, हमें सामंतवादी व्यवस्था नहीं चाहिए, लोगों ने की थी ना, और उसने दुनिया को बदल दी। जो राजा है वो क्यों बदलेगा? क्यों बदलेगा राजा? मतलब आपको आश्चर्य नहीं होता कि आरक्षण पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया आरक्षण में जिस वर्ग को लाभ मिल चुका है उनको हटाइए, और उसी आरक्षण के में जो दूसरी जातियां हैं आप उनको आरक्षण दीजिए, कम से कम उनको भी तो लाभ मिले। मेरे एक बैचमेट थे, सोच करके देखिए, मेरे बैचमेट के जो पिताजी थे वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। उनके 2 बेटे, एक बेटा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में चला गया, दूसरा बेटा आईएएस में आ गया, जो मेरे बैचमेट थे। मेरे बेटे के फिर 2 बच्चे, उसमें एक बेटा इंजीनियर होकर के न्यूयॉर्क चला गया,
और एक बेटी आईएएस में आ गई, अभी झारखंड कैडर में है। अब इनके बच्चे होंगे, ये आईएएस बनेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आरक्षण में भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कुछ वर्ग तक सीमित हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको अब जो उनको नहीं मिल पाया उनको लीजिए। हरियाणा ने 3 दिन पहले लागू किया ना, अखबारों में पढ़ा होगा कि उसने अपने पूरे के पूरे 10 जो 20% था 10-10 भागों में बांट दिया कि अभी जो 10% है नीचे वालों का, ये 67 जो जाति हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला, इनको मिलेगा। और इसका विरोध बाकायदे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लीडर्स ने किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे बच्चों का वो हक छीन जाएगा। टीना डाबी जब आईएएस बनी तो इसके बाद कुछ समय के बाद वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गई, किसी ने बुलाया होगा, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं आज जो कुछ भी हूं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हूं। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में बहुत किया, तो मतलब वो तो वंदनीय है, नो डाउट। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा कि टीना डाबी तुम आज उनको याद कर रही हो और ये कह रही हो कि मैं जो कुछ भी उनकी वजह से, तुम भी ऐसा कुछ कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी कहे कि आज मैं जो कुछ भी हूं टीना डाबी की वजह से हूं। तो तुम एक छोटा सा काम करो, बड़ा काम तो नहीं कर सकती, सरकार की नीति को तो नहीं बदल, तुम एक घोषणा कर दो कि अब मेरे बच्चे आरक्षण नहीं लेंगे, उसका लाभ दूसरों को मिल जाएगा। उसने किया क्या? वो करेगी। जिनके पास विशेषाधिकार है वो नहीं छोड़ेंगे, आप छुड़वा सकते हैं। आप कहिए एजुकेशन पॉलिसी बदलिए, ये हमारे किसी काम की नहीं है, बदल जाएगी। तो जब तुम्हारे जैसे और इसी तरह का अनरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, आंदोलन तो तभी होते हैं ना, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ ना, तो लेकिन वो जब असंतोष बढ़ता चला जाएगा, आग बन करके फूस की तरफ फैलता चला जाएगा, जैसे फॉरेस्ट में आग फैलती है, तो पुरानी व्यवस्था ध्वस्त होगी, टाइम लगता है ना। इसीलिए तो क्रांतिकारी लोगों का इतना बड़ा योगदान होता है। मूर्तियां क्रांतिकारियों की बनती हैं, लीडर्स की बनती हैं, आईएएस अफसर की थोड़ी बनती है, क्योंकि आईएएस अफसर तो अगर हम उस तरह से बात करें तो व्यवस्था का संरक्षक होता है, वो तो व्यवस्था को चलाता है ना, बदलता थोड़ी है वो। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आईएएस अफसर व्यवस्था को, अगर वो उसको लगता कि बदल सकता है तो मैं नौकरी में से रिजाइन नहीं करता। मुझे लगा कि नहीं, वहां मैं नहीं बदल सकता, यहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदल दूं। सारी मछलियों को तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जो मछलियां तड़प रही हैं पानी से बाहर आकर के, उनको तो पानी में फेंक दूंगा तो उतने तो बच जाएंगी ना, बस तो उतना ही कर ले। आंसर राइटिंग देखिए तो सबसे अंत का हिस्सा है और सबसे कठिन हिस्सा है। जब तक देखिए इनपुट और आउटपुट होता है ना। आउटपुट मतलब जो बाहर आया, इनपुट यानी कि जो अंदर है। बाहर क्या आएगा? जो अंदर होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरे पॉकेट में काजू है तो मूंगफली बाहर नहीं आ सकती, अगर मूंगफली है तो काजू बाहर नहीं आ सकता। तो अगर आंसर राइटिंग की हम बात करें तो सीधी सी बात है कि हमारा इनपुट ठीक होना चाहिए, और इनपुट ठीक होने का मतलब क्या है कि जो हमने पढ़ा है वो ठीक ठाक हो और अंडरस्टैंडिंग की लेवल का हो, तो वहां से उसकी शुरुआत होती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाती है तब आंसर राइटिंग खुद से खुद बेहतर होती जाती है। मुझे अपनी जिंदगी में आंसर राइटिंग में कभी दिक्कत नहीं हुई, इसलिए कि मैं जब भी पढ़ता था मेरी एक ही आदत थी कि मुझे उसे समझना है, क्योंकि मैं कोई नौकरी के लिए थोड़ी प्राइवेट स्टूडेंट हुआ था। बस पढ़ने की इच्छा होती थी, जोर मारता था, बिना पढ़े उदास रहते थे तो लगा भाई प्राइवेट दे दो। उसमें उस समय दिमाग में थोड़ी था कि कोई आईएएस बनना है या परीक्षा देनी, नहीं। 78 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, 78 में मैं लेक्चरर हो गया, 3 दिन बेरोजगार रहा उस तरीके। उससे पहले रेडीमेड कपड़े की दुकान करता था। 79 में तो जाकर के घोषणा हुई है कि आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, तो प्लान किया होगा तो 79 के बाद ही किया होगा ना, और सपना थोड़ी आ रहा था कि 79 में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कभी तो सोचा ही नहीं था कि इस परीक्षा में बैठेंगे भी, कभी नहीं सोचा था। बैठ गए, लेकिन एक बात थी कि चीजों की समझ थी, क्योंकि पढ़ाई समझदारी के आधार पर करते थे बस, इसलिए आंसर राइटिंग में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो पढ़ने के ढंग से आंसर राइटिंग जुड़ा हुआ है, क्योंकि आंसर राइटिंग कोई टेक्निकल चीज नहीं है, मैकेनिकल चीज नहीं है।
आंसर राइटिंग इज बेसिकली आर्ट है। देखिए, दो तरह की चीजें होती है, एक साइंस, तो जब हम पढ़ते हैं तो साइंस होता है, जब हम सीखते हैं तो साइंस होता है, लेकिन जब हम उस सीखे हुए को एक्सप्रेस करते हैं तो वो आर्ट होता है। जैसे चित्रकार है, तो क्लास में तो एक ही तरह का सीख रहे हैं ना, घोड़ा बनाना सिखा रहे हैं, यहाँ ये रंग होगा, ये तो सूत्र तो सभी एक के लिए है, फार्मूले तो सभी के लिए एक ही है, सभी के हाथों में वही कूचियाँ हैं, वही रंग हैं, लेकिन जब सब घोड़े बनाते हैं तो सबका एक ही जैसा थोड़ी होता है, सबके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आर्ट शामिल हो जाता है। तो जो हम पढ़ाई करते हैं वो बेसिकली साइंस है, और जब हम आंसर लिखते हैं तो बेसिकली आर्ट है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक आप अपने पढ़ाई के तरीके को ठीक नहीं करेंगी तब तक आंसर राइटिंग ठीक हो ही नहीं सकता। प्रश्न ही नहीं समझ में आएंगे। पहली बात, अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो दिमाग में कैसे उसके अनुकूल उत्तर आएंगे, पॉइंट्स तो नहीं आएंगे ना उसके अनुसार। ये सबसे बड़ा संकट है। स्केल, पॉइंट्स, ये सब के सब जो है ना, आप लोगों को जो टेक्निकल पढ़ाई कराते हैं उन लोगों ने आप लोगों के दिमाग में डाल दिए। क्या स्केल होना चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, कितनी रीडिंग होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये सब, इन सब का कोई अर्थ थोड़ी है। भाई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को, एक लेसन है, उस लेसन को आपको अंडरस्टैंडिंग करना, समझना है बस। अब उसमें क्या टेक्निकल चीज है? कोई टेक्निकल चीज थोड़ी होती है, कोई टेक्निकल चीज नहीं होती। किस किस पॉइंट को ध्यान रखें? सीधी सी बात है कि उस टॉपिक को समझने के लिए जिस जिस पॉइंट को ध्यान में रखा जाना चाहिए रखा जाना चाहिए, और वो टॉपिक बताएगा कि मुझ में से किस किस चीज का आप ध्यान रखें। वो तो टॉपिक बताएगा ना, टॉपिक खुद बताएगा, है ना। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये सिर्फ इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये बातें डाल दी गई हैं। जो पढ़ाई का जो काम है वो इस तरह से एकदम टेक्निकल काम नहीं है ना। बहुत से मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं कि सर कितनी बार किताब को रिवाइज करें। एक तो मेरे पास आया कि सर 11 बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ली, क्या और भी आगे जरूरत है? हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो 11 बार ही किए हो ना, अभी तो 21 बार और पढ़ना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 बार में अगर तुमको समझ में नहीं आती 21 बार में भी नहीं आएगा। इसी काम में लगे रहो, कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं, घूमते रहो। अरे सवाल 21 बार 11 बार पढ़ने का नहीं है, सवाल सिर्फ उसको समझने का है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आप 3 बार में समझ सकते हैं, थोड़ी कमजोर है तो 5 बार लगेगा, खत्म हो गई बात। और क्या? अगर तुमको 11 बार में भी समझ में नहीं आई तो 101 बार में भी समझ में नहीं आना है। तो ये जो इस तरह के प्रश्न हैं इन सबसे बचिए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप देखिए ना कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। कुछ का जो एब्जॉर्व करने का जो पावर होता है बहुत अच्छा होता है, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको समझाते रहिए तो चेहरा देख करके साफ लगता है कि सपाट चल रहा है सब कुछ। आप समझाते रहिए उनको तो कितने घंटे भी पढ़ लें। कुछ ऐसे होते तो बड़े शार्प होते हैं, हाँ यस सर, जहाँ भी होगा वहाँ अटक जाएंगे, सर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर, समझ में आ गई, पता लगा 1 घंटा उनके लिए सफिशिएंट है। तो ये सब आप लोग अपने अपने ढंग से देखिए, समझिए, है ना। इन सब चक्करों में मत पड़िए। इसलिए आंसर राइटिंग में भी लोग कहते हैं शुरुआत कीजिए फिर मध्य आएगा। अरे भैया ये तो होता ही है, क्या मध्य पहले आ जाएगा और शुरुआत आखिरी में जाएगा? क्या बता रहे हो तुम? लेकिन स्टूडेंट बड़े खुश होते हैं जैसे कि कोई बड़ा फार्मूला पढ़ करके निकले हैं। यार, निबंध की शुरुआत कीजिए, फिर मध्य दीजिए, अंत में निष्कर्ष दीजिए, अर्थ हो गया। ये सब फालतू की चीजें होती हैं। सुकरात जो यूनान का दार्शनिक था वो थोड़ा सा झकलेट टाइप का आदमी था, पगलेट टाइप का, हाँ पगलेटी टाइप का था वो कहता था कि इस पूरे के पूरे यूनान में सब के सब अज्ञानी है, बेवकूफ है, एक मैं ही होशियार हूं बस। ये तो कोई पगलेटी आदमी कहेगा, बस एक मैं ही होशियार हूं इस पूरे के पूरे एथेंस में, क्योंकि मैं ही ये बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और ये जो बाकी लोग जो अज्ञानी हैं ये सब इस गलतफहमी में है कि ये सब बहुत ज्यादा जानते हैं। और याद रखिए कि जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता वही सच में जानता भी है।
क्योंकि खाली गिलास में ही पानी भरा जा सकता है, भरे हुए गिलास में पानी अपनी अज्ञानता का बोध, हम में जो अपनी अज्ञानता का बोध आ जाता है, वहां से जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। कहते हैं कि कायनात आपकी तरफ आती है, आकर्षित होती है, षड्यंत्र रचती है कायनात आपको सफल बनाने के लिए। उसका साइंस क्या है? तूफान कहां आते हैं, चक्रवात कहां उठते हैं, बताइए। बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने के कारण जो हवाएं हैं वो हल्की हो जाती हैं, वो हवाएं फिर ऊपर उठ जाती हैं, क्योंकि जो हल्की चीज होगी वो ऊपर उठेगी। जब हवा यहाँ की जैसे मान लीजिए है वो गायब हो गई, तो यहाँ तो वैक्यूम बन गया। अब ये वैक्यूम का क्या हो, तो आसपास की जो नीचे की हवाएं होती हैं वो बहुत तेजी से इस वैक्यूम की तरफ दौड़ती हैं। अब चूंकि वो बहुत तेजी से दौड़ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि ये तूफान आ रहा है, ये आंधी चल रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि इसको भरना है, यहाँ ढलान बन गया है। तो जब हमें खालीपन का बोध होता है, अज्ञानता का बोध होता है, खाली हो गया अंदर, तो जो बाहर का चारों तरफ का जो ज्ञान है वो हमारी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि हमने अपने को खाली कर लिया है। ये उसका साइंस है। ये नहीं कि हम तो भैया बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, आईएएस बना बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, पैदा नहीं हुए थे अभिमन्यु की तरह, तब से माँ कहती थी कि बेटा हमारा बेटा पैदा होगा तो आईएएस ही बनिल, तो अब हम तो आईएएस ही बना है। चाह रहे हैं, बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं, चाहते रहो। ज्यादातर तो इसी गलतफहमी में रहते हैं। अंदर जो कुछ भी हमारा जो मैकेनिज्म है वो अंदर है, बाहर नहीं है, शब्दों में नहीं है, अंदर है। उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो उस किताब में आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, मुझको बड़ी खुशी हुई, अभी हमारी पत्नी श्री उसे फाइनल कर रही हैं, किताब को अप्रूव करेंगी। तो ये 2-3 बार तो कह चुकी हैं गलती से कि बहुत अच्छी किताब लिखी है, तो सच में बहुत अच्छी किताब होगी। ये मेरा भरोसा हो गया कि इस किताब में आप लोगों को मजा खूब। अब मेरी बहुत सी किताबें पढ़ चुकी है ना, तो कितनों को सराहें, ये भी परेशान तो हो ही गई हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये वाली उनको अच्छी लग गई, तो मतलब इसमें लगा कि कुछ नई चीज है। तो आप लोग उस किताब को आप लोगों को मिलेगा। मैं बहुत सी चीज़ें लेके आया था, प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने थे मुझे आप लोगों के साथ में, कि कैसे बिना पढ़े आप केवल टेक्निक के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सकें, क्या करें, समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं अब आपको निबंध पढ़ करके सुना देता हूँ। कोई अच्छा पढ़ने वाला है हिंदी जो पढ़ ले, जिसका उच्चारण अच्छा हो? आ जाइए, आप आ जाइए। मैं इनको सौंप दूंगा, आउटसोर्स कर दूं इसको, है ना, आउटसोर्स कर देता हूं। मेरे गले को थोड़ा आराम मिल जाएगा और आप लोगों को भी एक बदली हुई आवाज़ सुनने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो आवाज़ महीन हो तो और अच्छी बात होती है ना। हाँ, महीन आवाज़ में तो एक अलग रिदम होता है ना, एक ध्वनि होती है, एक म्यूजिक होता है। ये निबंध पढ़कर ये अपना परिचय दे दीजिए अब छोटा सा। मेरा नाम जयश्री गुजराती है। मैं BSW फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ कोठारी कॉलेज से। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ये क्वेश्चन इस बार के आईएएस में पूछा गया था, मेंस अभी जो सितंबर में हुआ है ना, उसमें एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था। यह कहानी यूनान के फकीर डियोजनीज और विश्व विजेता सिकंदर की है। डियोजनीज गजब के फकीर थे, बेहद सरल सादा जीवन, यहाँ तक कि शरीर से कपड़े तक नदारत रहते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर मेसोडेनिया का नौजवान शासक सिकंदर उनसे मिलने गया। फकीर को देखकर सिकंदर चौंक गया कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, लेकिन उसका जीवन इतना अव्यवस्थित और अत्यंत दरिद्रता वाला। सिकंदर ने डायोजनीस से कहा, आप यहाँ इतनी दुखद स्थिति में रहते हैं, आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। मैं विश्व विजय करने निकला हूँ, आपको क्या कुछ दे सकता हूँ। डायोजनीस ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिकंदर ने पूछा, क्या आप इस बदतर हालत में खुश हैं? बदले में फकीर ने पूछा, सिकंदर क्या तुम खुश हो?
सिकंदर ने उत्तर दिया, नहीं। फकीर ने कहा, जब तुम इतना सब पाने के बाद भी खुश नहीं हो तो उसका एक छोटा सा भाग मुझे खुशी कैसे दे सकते हो? सिकंदर ने आग्रह किया, लेकिन कुछ तो बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। डायोजनीस ने कहा, तुम मेरे लिए यह करो कि जरा हटके खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खड़े होने से सूर्य की किरणें रुक रही है। यह घटना बड़ी खूबसूरत और सटीकता के साथ निबंध के शीर्षक की आत्मा का उद्घोष करती है। भौतिक रूप से डायोजनीस के पास कुछ ऐसा नहीं था जो प्रसन्न कर सके, लेकिन वह प्रसन्न था, भरपूर रूप से प्रसन्न था। सूर्य के प्रकाश एवं उसकी चमचमाती किरणों के सौंदर्य के अनुभव से वह प्रसन्न था। यह प्रसन्नता प्रकृति के संसर्ग से प्राप्त प्रसन्नता है, जो हम सबसे पास स्वाभाविक रूप से मौजूद है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम भी डायोजनीस की तरह प्रसन्न हैं? क्या सिकंदर प्रसन्न था? यदि इन दोनों के उत्तर नहीं में हैं, तो हमें विचार करना होगा कि ऐसा क्यों है। विचार करने के लिए हमें इस निबंध के शीर्षक से दो मुख्य बिंदु प्राप्त होते हैं। उसमें से एक है प्रसन्नता और दूसरा है मार्ग। इन दोनों बिंदुओं का संयोग हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि प्रसन्नता एक मंजिल है, जिसे हम यहाँ उद्देश्य भी कह सकते हैं। यानी कि प्रसन्नता को प्राप्त करना लोगों के जीवन का उद्देश्य होता है। हर कोई प्रसन्नता के इस ठिकाने तक पहुँचना चाहता है। हमारे दर्शन में जिस ब्रह्मानंद की बात कही गई है, वो आनंद कहीं न कहीं इस प्रसन्नता का ही निकटतम भाव है। यह कहा गया है कि जिसका मन प्रसन्न है उसके मन में ईश्वर का वास होता है। यानी कि प्रसन्नता की अनुभूति ब्रह्म की प्राप्ति की अनुभूति है। दूसरा शब्द है मार्ग। निश्चित रूप से यदि कोई मंजिल होगी तो उस तक पहुंचने के लिए कोई न कोई मार्ग होगा, जिस पर चलकर हम उस तक पहुंचा जाता होगा। व्यवहारिक स्तर पर हम मार्ग को उपाय कह सकते हैं, अर्थात प्रसन्नता तक पहुंचने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यानी कि कर्म के मार्ग पर चलकर हम प्रसन्नता की मंजिल को पा सकेंगे। निबंध का शीर्षक इस धारणा को सीधे सीधे नकारता है। उसका कहने का आश्चर्य है कि प्रसन्न रहने के लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। ये तो बिना उपाय के ही मिलती है, क्योंकि ये अपने आप ही उपाय है। आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः जब हम प्रसन्नता को पाने के मार्ग की बात करते हैं तो वह बात प्रसन्नता की न होकर सुख की हो जाती है। ये एक पश्चिमी अवधारणा है जो जीवन में भौतिक उपलब्धियों को प्रमुख स्थान देती है। उसका मानना है कि धन के अर्जन से व्यक्ति अपने सुख की समस्त वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, और जब वह उन वस्तुओं को प्राप्त करता है तथा जब वह वस्तुओं का उपभोग करता है, तब खुशी की भावना से उभर उठता है। यहाँ स्पष्ट है कि भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि कर्म के बिना, मार्ग के बिना नहीं हो सकती। भारतीय दर्शन, जो मूलतः आत्मवादी दर्शन है, प्रसन्नता को किसी बाह्य वस्तु पर आधारित नहीं मानते। इसके लिए हमारा संबंध शारीरिक सुख एवं सुविधाओं से न होकर शुद्धता, आंतरिक अनुभूति से है। यह अनुभूति कहीं भी और किसी भी क्षण हो सकती है। इस बारे में मैं यहाँ एक जापानी कवि बाशो की हाइकू मीन्स कविता को उद्धृत करना चाहूँगा। कितनी प्रसन्नता है गर्मियों में इस नदी को पार करना, हाथ में जूते लिए हुए। यह प्रसन्नता अकारण भी हो सकती है और यहाँ तक कि दुख की घड़ियों में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, वनवास का समाचार सुनकर राम के चेहरे पर विषाद के भाव नहीं थे, उनका चेहरा समभाव बना हुआ था। यह स्थिति राम के आंतरिक संतुलन को व्यक्त करती है, और जहाँ आंतरिक संतुलन होगा वहीं प्रसन्नता का वास होगा।
लोग सुख के लिए, खुशी के लिए पहले तो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। इस दौरान उनका मन झुंझलाहट, निराशा, घबराहट, बेचैनी और तनाव से भरा रहता है। लेकिन वे लगे रहते हैं सफल होने पर खुशी मिलेगी। वे सफल हो जाते हैं और उन्हें खुशी भी मिल जाती है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। वे फिर से प्रसन्नता की तलाश में भटकते रहते हैं। मैं कर्म के विरोध में बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि कर्म करने के दौरान ही प्रसन्नता का अनुभव किया जाता है। जैसा कि रामचरितमानस में हनुमान जी का मन हमेशा प्रसन्नता से खिलता रहा। मुख प्रसन्न मन तेज विराजा, कीन नेहु चहु राम करी काजा। इस बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि कर्म करने का आनंद ही कर्म करने का पुरस्कार है। हमारे यहाँ के संत एवं भक्त कवि भी हमेशा मन की ऐसी मौज में रहते थे। कृष्ण ने गीता में स्थिर चित्त एवं कर्म को प्रसन्नता तथा धर्म का मूल आधार बताया है। वे अर्जुन से कहते हैं, मुझ सतत वर्तमान को देखो, अर्थात मैं हमेशा वर्तमान में जी रहा हूँ। जो वर्तमान में रहेगा वह विषाद में नहीं गिरेगा, जैसा कि अर्जुन गिर गया था। किंतु कृष्ण का मन निरंतर प्रसन्नता के पावन एवं निर्मल कुंड में गोते लगाता रहा था। छोटे नन्हे बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऐसा इसलिए कि वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। उन्हें न तो उनका अतीत सताता है, न उन्हें भविष्य की चिंता। इसलिए तो बाइबिल में ईसा मसीह कहते हैं, मेरा प्रभु का राज्य बच्चों का है। थैंक यू। ये निबंध था और इसके शब्द है 1100 शब्द के करीब, और 1000 से 1200 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। अब आप लोगों को इवेलुएट करना है कि यह निबंध कैसा है, निबंध कैसा होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको जो यूपीएससी जो आपसे चाहती है वो डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, देखिए कि निबंध के बारे में यूपीएससी ने क्या कहा है, और अभी आपने जो निबंध सुना है इस पैमाने पर वह निबंध कितना खरा उतरता है। उम्मीदवारों को एक विशिष्ट विषय पर, यानी कि कई विषय दिए जाएंगे, उनमें से विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, 8 निबंध दिए जाते हैं, जिनमें से 2 पर आपको लिखना होता है। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए, यानी कि आप भटकेंगे नहीं। निबंध की सबसे बड़ी कमजोरी होती है भटकाव। हम शुरुआत किससे करते हैं और पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, और जो उसका मूल विषय होता है, केंद्रीय भाव होता है, वो हमसे छूट जाता है। क्रमबद्ध करें, यानी कि उन्हें सिस्टमेटिक करें, संक्षेप में लिखें, प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। यानी कि यदि आपकी भाषा अच्छी हुई, सटीक अभिव्यक्ति मतलब भाषा अगर अच्छी हुई, तो श्रेय दिया जाएगा का मतलब है कि उसके लिए आपको अधिक अंक दिए जाएंगे। ये इन्होंने निबंध के बारे में बताया है। ये निबंध का फॉर्मेट है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। एक बात याद रखिए, जब आप आंसर देते हैं, आंसर लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपका आंसर सही हो, लेकिन सही होने के बावजूद भी हो सकता है कि वो सही ना हो। बहुत विचित्र सी बात मैं कह रहा हूं। आंसर गलत नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आंसर सही है। समझ में आया? आंसर गलत नहीं है, इसका कतई ये अर्थ मत निकाल लीजिए कि आंसर सही है। जितना सही होना चाहिए उतना सही नहीं है। बात को जिस तरीके से रखा जाना चाहिए उस तरह से बात रखी नहीं गई है। आपका आंसर सही है, आपको 10 में 4 नंबर मिल गए, लेकिन अगर और सही होने की गुंजाइश है तो किसी ने और सही लिखा होगा, उसको 5 अंक मिल गए, 5 मार्क्स मिल गए, आप तो बाहर हो गए। तो आपका आंसर सही होता रहे, आपके लिए तो गलती हो गया ना वो। इसीलिए यहाँ शब्द प्रयोग जो किया, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सटीक अभिव्यक्ति,
बहुत बड़ा चैलेंज है आंसर राइटिंग। कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। ये प्रैक्टिस की मांग करता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो आपके प्रिपरेशन करने के तरीके से होती है। आप कभी गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप चीज़ों को रट लेंगे, चीज़ें आपको याद रहेंगी, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेंगे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप आंसर अच्छा लिखाएंगे। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। राइट? तो चलिए, मैंने आपकी ये फरमाइश पूरी कर दी।